क्या होता है? देखिए, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण नाम से क्लियर है। देखना, हमें क्या करना है इस पूरे चैप्टर में। हमने वैसे समतल दर्पण के बारे में पढ़ा है कि समतल दर्पण क्या होता है, किस प्रकार से समतल दर्पण में परावर्तन होता है और किस प्रकार से जो प्रतिबिंब बनता है, बिंब का प्रतिबिंब मतलब वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है, उसके बारे में समझा। अब हमें ओवरऑल इस चैप्टर में गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ना है और इसके बाद में फिर लेंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। तो इसको हमें डिटेल में पढ़ना है, तो ये प्रॉपर तरीके से समझना है, क्योंकि अगर ये बातें समझ में आ गई तो मतलब ये वाला चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट ये मान के चलिए आप, ठीक है। यहाँ पर बड़े गौर से समझेंगे हम कि जो हम यहाँ पर प्रॉपर्टी बता रहे हैं कि वास्तव में गोलीय दर्पण होता क्या है, उसके बारे में हम यहाँ पर समझ रहे हैं। मान लिया जाए कि मेरे पास में एक कांच की बॉल है, कांच की नहीं है ये रबर की है, प्लास्टिक की है, लेकिन रबर की है। अगर मान लिया जाए कि ये क्या है, कांच की बॉल है, ऐसा मान सकते हैं हम इसको, ठीक है ना। लेकिन ये क्या है, खोखली है, वास्तव में खोखला ही है, ठीक है, इसके अंदर हवा भरी हुई है। तो यदि ये कांच की बॉल है इस प्रकार से, और अगर हम इस कांच की बॉल को क्या करें, इस प्रकार से एक तरह से कट कर दें, मतलब हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि देखिए मेरे पास में इस प्रकार से यहाँ पर बॉल है, हम यहाँ पर दर्पण की बात कर रहे हैं, तो दर्पण बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि जो अभी लैंग्वेज लिख रहे हैं हम यहाँ पर, जो परिभाषा के बारे में बात कर रहे हैं, ये परिभाषा बड़ी इंपॉर्टेंट है। और जब भी हम लेंस की बात करेंगे या दर्पण की बात करेंगे तो ये लैंग्वेज वहां पर हमें यूज करना है। तो आपको हर चीज मालूम होना चाहिए कि कौन सी चीज को क्या कहा जाता है। देखना, हमारे पास में एक बॉल थी, मैंने बॉल का चित्र बना दिया। अब इस बॉल को क्या करता, अच्छा बॉल कैसी है, खोखली है, ठीक है। इस बॉल को क्या करता हूं मैं, कट कर देता हूं। कहां से कट कर देता हूं, यहां से कट कर देता हूं, ठीक है। या तो फिर हम यहां से कट कर देते, तो इस प्रकार से दो जगह से हम इसको कट कर दिए। तो अगर मैंने इधर से कट किया तो हमारे पास में इस प्रकार से सिचुएशन बनी है, और इधर से जो कट किया उसमें क्या सिचुएशन बनी, इस प्रकार से सिचुएशन बनी। हमारे पास में क्या है, यहाँ पर दर्पण दो प्रकार के बनेंगे, गोलीय दर्पण दो प्रकार के बनेंगे, एक अवतल बनेगा, एक उत्तल बनेगा। दोनों को एक साथ में हम यहाँ पर समझना चाह रहे हैं कि गोलीय दर्पण में उत्तल दर्पण क्या होता है और अवतल दर्पण क्या होता है। ये बात समझ में आ गई। इस गोले से, पूरे गोले में से हमने क्या किया, इतना पार्ट काट दिया, एक इतना पार्ट काट दिया। चूंकि ये गोला कैसा है, खोखला है, खोखला है, तो फिर ये ऐसा नहीं दिखेगा ना आपको, कटने के बाद में ऐसा नहीं दिखेगा। दिखेगा क्या, ये ठोस मिलेगा क्या, बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये हमें क्या मिलेगा, इस प्रकार से खाली मिलेगा। कहने का मतलब हमारे पास में इस प्रकार से एक सिचुएशन यहाँ पर बन रही है, ठीक है। अब इसके जो कटे हुए भाग है, इसमें क्या करते हैं, एक तरफ तो हम बाहर साइड में पॉलिश कर देते, देखिए बाहर साइड में इस प्रकार से पॉलिश कर देते, जैसा कि हमने बताया था कि और इसमें अंदर साइड से पॉलिश कर देते, अंदर साइड से पॉलिश कर देते। एक में क्या किया, जो गोलीय भाग है बाहर की ओर से पॉलिश किया है, और दूसरे में क्या किया, अंदर की ओर से पॉलिश किया है। अगर हम यहाँ पर प्रैक्टिकली अगर समझे तो वास्तव में जो स्थितियां बन रही है वो इस प्रकार की स्थितियां बन रही है। मेरे पास में दो लेंस है, सॉरी दो दर्पण है, और दो दर्पण किस प्रकार से, एक तो क्या है, ये उठा हुआ है भाग, ठीक है, ये जो चमकीला भाग है ना इसका उठा हुआ है। दूसरे तरीके से देखिए, अगर मैंने मान लिया जाए कि एक गोला था, इस प्रकार की बॉल थी, अगर मैंने इसको काट दिया तो ये कुछ चम्मच की जैसी स्थिति बनी। देखिए मेरे पास में एक चम्मच है और चम्मच की जैसी स्थिति बनी। देखिए इसका ये जो भाग है ये चमकीला है, चमकीला भाग, तो ये वाला भाग क्या है, ये उठा हुआ है, और एक भाग है यहाँ पर क्या है, अंदर दबा हुआ। तो सेम इस प्रकार के हमारे पास में पॉलिश करने के बाद में दर्पण बनेंगे। देखिए ये वाला क्या उठा हुआ भाग है, तो ये इस प्रकार से हमारे पास में ये उठा हुआ भाग दिखाई दे रहा है। और एक भाग क्या है, अच्छा पीछे साइड से हमने क्या किया, उसको चांदी का की लेयर चढ़ा दी, चांदी का पॉलिश कर दिया, और उसके ऊपर से हमने एक पेंट लगा दिया, पेंट पोत दिया, जिससे वो जो चांदी का पॉलिश किया हुआ है वो निकले नहीं, खरोचने के बाद में वो हटे नहीं, इसलिए हमने उसको सेफ्टी के लिए एक पेंट बाहर से लगा दिया इस प्रकार से। ये जो उठा हुआ भाग है ना, ये उठा हुआ भाग वास्तव में अगर देखा जाए तो ये देखिए दोनों एक जैसे चमक रहे, ठीक है। इसमें थोड़ी सी चमक कम है क्योंकि ये चांदी का पॉलिश है, इसलिए ये ज्यादा शाइनिंग दे रहा, परावर्तक पृष्ठ इसमें ज्यादा है। ये जो उठा हुआ भाग है किसके जैसा दिख रहा है, ये दोनों एक जैसे है, ये इसके जैसा दिख रहा है, ठीक है। अच्छा ये जो दबा हुआ भाग है, मेरे पास में दूसरा लेंस है, दूसरा दर्पण है,
इसमें भी क्या है कि इस यहां पर अंदर की ओर दबा हुआ है, अंदर की ओर क्या है, दबा हुआ है, और जिधर उठा हुआ था उधर से मैंने पॉलिश किया हुआ है। इसमें देखना इस प्रकार की स्थिति, चम्मच का जो ये वाला भाग है, ठीक है, वो ये दर्पण का ये वाला भाग है, चम्मच का ये वाला भाग है वो पॉलिश वाला भाग है। तो ये क्या, चूंकि धातु का है तो इधर पॉलिश नहीं भी किया, लेकिन ये क्या है, दर्पण की तरह कार्य कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम ये समझे कि हमारे पास में इस प्रकार के दो दर्पण बन गए, जो ये अंदर से दबा हुआ है उसको बोला जाएगा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ये क्या हो गया, अवतल दर्पण। और ये जो उठा हुआ भाग है इसको उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। अब यहां पर ध्यान देना, इसको देखना, नोट करते हुए आप जा भी सकते, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे तो आप नोट भी कर सकते हैं। अदरवाइज हम जब क्वेश्चन करेंगे वहां पर सारी बातें नोट कराएंगे, सारी बातें लिखेंगे, सारी परिभाषा रहेगी, तो यहाँ पर जल्दबाजी मचाने की जरूरत नहीं। कई बार क्या होता है कि जब समझाते रहते बच्चे नोट करने में लगे रहते कि नहीं मुझे ये भी नोट करना है, यहाँ पर परिभाषा नहीं बताई, सर ने तो यहाँ परिभाषा नहीं लिखी, हमें समझ में आ गया लेकिन हमें एग्जाम में कैसे लिखना है। तो जब क्वेश्चन करेंगे हम वहां पर सारी बातें आने वाली है, सारे नोट्स मिलने वाले हैं, तो वहां पर हम सारी एक एक करके सारी बातें करेंगे, वहां पर आप नोट करेंगे, ठीक है। अभी पूरा कॉन्सेप्ट समझते हुए जाएंगे, प्रॉपर तरीके से समझते हुए जाएंगे, और पूरा कॉन्सेप्ट समझने के बाद में हम इसके न्यूमेरिकल भी करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे और सारी चीजें करेंगे, वहां पर आप नोट्स बना सकते हैं। अभी यहाँ पर हमारे पास में दो प्रकार के दर्पण बन गए। इसको याद रखने का तरीका मैं भी बड़ा कंफ्यूज होता था, कभी उत्तल को अवतल बोल देता था, कभी अवतल को उत्तल बोल देता था, ठीक है। तो मैंने उसको ऐसा याद रखा हुआ है कि ये उठा हुआ भाग है ना, उठा हुआ भाग है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, उत्तल बोलते हैं। जब मैं पढ़ता था उसी टाइम में याद रखा था मैंने कि जो उठा हुआ भाग है उसको उत्तल बोलते हैं, तो फिर दूसरे को अवतल बोलते हैं। अवतल वैसे भी बोला जाता है, अवतल मतलब दबा हुआ भाग, उसको अवतल बोला जाता है। तो जो दबा हुआ भाग है उसको क्या बोला जाएगा, अवतल दर्पण कहा जाएगा। क्लियर, मेरे ख्याल से अब याद रखना बिल्कुल सिंपल है। जो उठा हुआ भाग है वो उत्तल है, तो उत्तल को आपको इस प्रकार से याद रखना है, उल्टा चम्मच, और जो अंदर गड्ढा है उसको क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण कहा जाएगा। क्लियर, अच्छा। अब हमारे पास में क्या दो प्रकार के दर्पण बन गए, ये इसी को मैं दर्पण बना रहा हूं। इस प्रकार से क्या है, दो प्रकार के हमारे पास दर्पण बन गए। एक तो बाहर से पॉलिश कर दिया और एक को क्या किया हमने, अंदर की ओर से यहां पर पॉलिश कर दिया। क्लियर, अब ये जो दर्पण बना है, देखना ध्यान देना, इधर इंपॉर्टेंट बात है। ये जो दो दर्पण बने हैं दोनों में से, तो इसका जो केंद्र रहेगा काय का, अगर मैं यहाँ पर यहां से एक सीधी रेखा खींच दूं इस प्रकार से, ठीक है, एक व्यास बना दूं कहने का मतलब, तो एक यहाँ पर इसका जो केंद्र रहेगा, तो इस केंद्र को बोला जाता है ध्रुव। देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर केंद्र बना दिया और इसका भी यहाँ पर केंद्र बना दिया, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है, ध्रुव बोला जाता। मैं इधर लिखते हुए भी आ रहा हूँ, ये क्या कहलाएगा इसका, ध्रुव। और ध्रुव को इंग्लिश में बोला जाता है पोल। तो क्लियर सी बात है कि जब पोल बोला जाता है तो इसको प्रदर्शित किससे किया जाएगा, जनरली प्रदर्शित किया जाता है इंग्लिश के शब्दों के अनुसार। भाई ध से तो प्रदर्शित नहीं कर सकते ना, ठीक है, ध लिखने में दिक्कत जाएगी, करना है तो कर सकते, प्रदर्शित ऐसा प्रदर्शित करने के लिए कोई वाउंडेशन नहीं है। लेकिन इंग्लिश के शब्द लिखना थोड़ा सा आसान होता है, इसलिए यूनिवर्सल है, मतलब ये फिक्स है। अगर आप पी बोलेंगे तो उसका मतलब ध्रुव ही होगा, ऐसा नहीं कि नहीं सर मैं तो अब ये बोलूंगा इसको ध्रुव को, ऐसा नहीं है। ध्रुव को पोल बोला जाता है, इसलिए इसको पी से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो ये भी पी हो गया, फिर दोनों लेंस के लिए हम एक साथ बात कर रहे हैं। अच्छा, ये बात समझ में आ गई। कहने का मतलब ये है कि अगर ये लेंस है तो लेंस का जो केंद्र वाला बीच वाला पार्ट बिंदु रहेगा वो क्या कहलाएगा, ध्रुव कहलाएगा। ऐसे ही अगर समझने के लिए हमने ये देखा कि अगर हमने यहाँ से एक सीधी लाइन खींची केंद्र से, तो इसका आधा जो भाग होगा, ये सेंटर पॉइंट होगा, वो क्या रहेगा, इसका ध्रुव कहलाएगा। अब इसके बाद ये जो गोला है, ये पूरा गोला है, गोले का कोई ना कोई एक केंद्र तो रहा होगा ना, रहा होगा कि नहीं रहा होगा, भाई केंद्र बिल्कुल रहा होगा, गोले का केंद्र है। तो ऐसा बिंदु, ये क्योंकि खोखला है, खोखले के गोले के अंदर ऐसा बिंदु जहां से सारे पृष्ठ क्या है, सारे बिंदु क्या है, समान दूरी पर है, तो क्या कहलाएगा, उसका केंद्र कहलाएगा। तो यहाँ पर भी क्या होता है, एक केंद्र होता है। और केंद्र को क्या बोला जाता है, वैसे केंद्र, केंद्र को क्या बोला जाता है, सेंटर बोला जाता है कि नहीं। तो सेंटर बोला जाता है, तो इसको कैसे प्रदर्शित किया जाता है, सी से प्रदर्शित किया जाता है। अच्छा, दूसरी बात, केंद्र कोई वक्रता केंद्र बोला जाता है, वक्रता
केंद्र। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों का मतलब एक ये केंद्र बोलिए तो केंद्र इसलिए नहीं बोला जाता क्योंकि इसका कोई केंद्र नहीं है ना, ठीक है। केंद्र इसलिए वक्रता केंद्र मतलब ये वक्र है, झुका हुआ है, तो वक्रता केंद्र का मतलब ये है कि इसकी जो वक्रता है, कहने का मतलब क्या होता है कि अभी यहाँ पर मेरे पास में भाई कभी भी गोला तो नहीं रहेगा ना। मैंने क्या किया, ये जो अवतल दर्पण है, इस अवतल दर्पण को मार्केट से खरीद के लाया। अब मजेदार बात सुनना, इस अवतल दर्पण को मैंने मार्केट से खरीद के लाया, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि ये कितने बड़े गोले से काट के बनाया। हालांकि ये तो मशीन से बनते हैं, सारी फोल्डिंग वगैरह मशीन से होती है, ऐसा नहीं कि पूरा एक गोला रहा होगा और उसको फिर काट के इस प्रकार के दर्पण बनाया होगा, ऐसा नहीं है। तो हम ये मान ले कि ये जो दर्पण बना होगा कितने बड़े गोले का भाग है, ठीक है। तो ये तो नहीं मालूम हमें कितने बड़े गोले का भाग है। तो वक्रता केंद्र को ज्ञात करने के लिए हम तरीका भी यूज करेंगे कि किस प्रकार से इसका वक्रता केंद्र ज्ञात किया जा सकता है, क्योंकि इसका वक्रता केंद्र हम प्रयोग द्वारा भी ज्ञात करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें नहीं मालूम ना कितना बड़ा गोला था और उसका केंद्र वास्तव में कहां पर है, तो प्रयोग द्वारा भी हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो जो गोले का, पूरे गोले का जो केंद्र है उसको कैसे प्रदर्शित किया जाता है, सी से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो क्योंकि इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोला जाता है, इंग्लिश में जैसे क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, अब इस केंद्र से गोले, इस लेंस की दूरी चाहे यहां की ले लो, चाहो तो यहां की ले लो, चाहो तो यहां की ले लो, चाहो तो यहां की ले लो। भाई इसके केंद्र से तो हर जगह की, हर पॉइंट की दूरी क्या होगी, समान होगी, ठीक है, क्योंकि वो त्रिज्या है। तो इसको क्या बोला जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोला जाता, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो मतलब इसको बोल सकते हैं वक्रीय त्रिज्या, वक्रीय त्रिज्या या वक्र त्रिज्या भी बोल सकते हैं, वक्रीय त्रिज्या। इसको इंग्लिश में बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाएगा, इसलिए इसको क्या कैसे प्रदर्शित किया जाता है, आर से प्रदर्शित किया जाता है। बात क्लियर है यहां तक। अब जो केंद्र है, केंद्र से को और ध्रुव, ये देखिए दोनों को हमने क्या किया, केंद्र और ध्रुव को मिला दिया। इसी प्रकार से केंद्र और ध्रुव को ये यहां पर, क्योंकि दो लेंस की बात, दो दर्पण की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं पूरा आर पर मिला देता हूं, ठीक। अब केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा रहेगी वो क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाएगी। देखिए मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। और मुख्य अक्ष का मतलब है प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है इसको, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस हो गए। मुख्य अक्ष किसको बोला जाता है, पी सी को मुख्य अक्ष बोला जाएगा, या इधर से बोलो तो पीसी क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाएगी। दोनों दर्पण के लिए ये ऐसी बात है, दोनों दर्पण के लिए ये ध्रुव है, इसका इस दर्पण का ये ध्रुव है, दोनों दर्पण का वक्रता केंद्र ये है, दोनों दर्पण का वक्रता त्रिज्या ये है, क्योंकि एक ही गोले के बने हुए तो सबकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, यही होगी। क्लियर। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि मुख्य अक्ष के बाद में देखेंगे कि फोकस क्या होता है, फोकस क्या होता है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी यहां पर देखना, फोकस को समझने के लिए हम एक दूसरा काम कर रहे हैं। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, इसमें से कोई भी एक दर्पण ले लेते हैं। पहले तो मैं उत्तल दर्पण ले लूंगा, ठीक है। एक क्या कर रहा हूं मैं, उत्तल दर्पण ले रहा हूं, इस प्रकार से, इस प्रकार से मैंने क्या किया, उत्तल दर्पण ले लिया। और एक अवतल दर्पण भी ले लेता हूं, दोनों में हम समझ लेते हैं कि किस प्रकार से हम इस प्रकार से इसको क्या किया, बाहर से पॉलिश कर दिया। देखिए ये उठा हुआ है, चमकीला भाग उठा हुआ है, इसलिए उत्तल दर्पण, ये चमकीला भाग अंदर दबा हुआ है, इसलिए अवतल दर्पण, ठीक है, सिंपल। इसका ये क्या है, ध्रुव है, और इसका भी क्या है, ध्रुव है, इसका भी क्या है, ध्रुव है। इसका वक्रता केंद्र यहां पर है, इसका वक्रता केंद्र क्या है, सी है, और इसका वक्रता केंद्र किधर है, इस साइड में है। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसका वक्रता केंद्र इस साइड में होगा और इसका वक्रता केंद्र किधर होगा, इधर होगा। देखिए इसका वक्रता केंद्र किधर है, इधर है, और इसका वक्रता केंद्र किधर है, इधर की ओर है। इस प्रकार की दोनों में सिचुएशन आ रही, मैं दोनों को अलग अलग डायग्राम बना देता हूं ताकि कंफ्यूजन न हो, ठीक। हम क्या करते हैं, ये दोनों को मिला देते तो ये क्या कहलाएगी, इसकी मुख्य अक्ष कहलाएगी। सेम इसी प्रकार से इसको दोनों को मिला देंगे तो ये क्या कहलाएगी, इसकी
मुख्य अक्ष कहलाती है। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास में एक दर्पण है, ये अभी उत्तल दर्पण है। वैसे मेरे ख्याल से आपको वीडियो में उतना अच्छे से दिख नहीं रहा होगा क्योंकि उठा हुआ हल्का सा उठा हुआ भाग है यार, ये हल्का सा अंदर दबा हुआ भाग है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, अलग अलग दर्पण है। ठीक है, एक उत्तल है और एक अवतल है। ये चमक से थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा होगा कि ये अलग अलग है, तो जरूर है। ठीक है ना, तो ये दोनों अलग अलग, उत्तल और अवतल दोनों अलग अलग। अभी यहाँ पर अगर हम समझे कि इसमें भाई मैंने क्या किया, ये दर्पण लिया और इस दर्पण पर क्या किया, इधर से लाइट मारा। ठीक है, इस प्रकार से देखिए मैंने क्या किया, इसके ऊपर प्रकाश इस प्रकार से प्रकाश मारा। ये इस प्रकार से इस पर क्या प्रकाश आपतित हुआ, इसी प्रकार से इस पर भी प्रकाश आपतित हुआ। तो कुछ न कुछ तो घटनाएं होगी, और घटना क्या होती है उसके बारे में हम समझते। देखना, अगर मान लिया जाए कि मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आती है, यहाँ पर आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात इस प्रकार से परावर्तित हो जाती है। इसी प्रकार मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरण आ रही है, परावर्तन के पश्चात इस प्रकार से यहां से परावर्तित हो गई। ठीक है, इसी प्रकार से मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरण आ रही है, तो परावर्तन के पश्चात यहां से ये इस प्रकार से परावर्तित हो गई। इसी प्रकार से मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आ रही है और परावर्तन के पश्चात यहां से ये हो रही है। फोकस, फोकस का मतलब क्या है, हम बोलते भी है बेटा पढ़ाई पर फोकस करो, है ना, काम पर फोकस करो, कोई भी काम पर फोकस करो, मतलब सारी एनर्जी उसी काम पर लगा दो, सारी एनर्जी पढ़ाई पर लगा दो, सारी एनर्जी अपने खेलकूद पर फोकस करो, मतलब सारी एनर्जी काय में लगा दो, सारी ऊर्जा काय में लगा दो, अपने खेलकूद में लगा दो, मतलब ध्यान को केंद्रित करना। ठीक है, उसी को तो फोकस बोला जाता था। यहां पर भी तो देखिए ऐसे ही तो है, ध्यान को केंद्रित करना, मतलब इसके मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी प्रकाश किरणें आपतित हो रही है, सारी की सारी परावर्तित होके इस बिंदु पर मिल रही है, तो इसी को फोकस बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, फोकस बोला जाता है, और इसको यप से प्रदर्शित किया जाता है। ये ऊपर लिख रहा हूं मैं फोकस, फोकस, और फोकस को क्या बोला जाता है, यप से इसको प्रदर्शित किया जाता है, फोकस, और फोकस मतलब यप से इसको प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो ये बातें हमें मालूम होना चाहिए। मेरे ख्याल से फोकस समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि सर आपने तो बताया मैंने यहां से इस पर टार्च मारा था, ऐसा मैंने इस पर क्या किया था, इस प्रकार से टार्च मारा था, तो कोई जरूरी थोड़ी है कि समांतर ही रेखाएं आएगी। भाई कुछ रेखाएं तो ऐसी असमांतर भी तो आएगी ना, बिल्कुल आएगी। भाई कुछ सीधी की सीधी रेखा इसी पर थोड़ी पड़ेगी, कुछ रेखाएं तो तिरछी भी पड़ेगी, तो तिरछी रेखा इससे होकर नहीं आएगी। जो मुख्य अक्ष के समांतर वाली रेखाएं है, वही रेखाएं क्या होगी, प्रकाश रेखाएं क्या होगी, यहाँ से होते हुए गुजरेगी, और जहां से होते हुए गुजर रही उसको क्या बोला जाता है, फोकस बोला जाता है। ये फोकस पर से मेरे को एक घटना याद आई। हम जब छोटे थे ना, तब हम क्या करते थे, हमारे पास में इस प्रकार के दर्पण रहा करते थे, दर्पण भी और लेंस भी। ठीक है, दर्पण का मतलब ये है कि जो गाड़ी का जो भाग है ना, जो साइड मिरर है, वो आप देखना कभी इस प्रकार से उठा हुआ रहता है, तो ऐसे आपको कोई टूटा हुआ पार्ट है उसका मिल जाएगा, तो आपके पास में उत्तल लेंस बन गया। ठीक है, अवतल लेंस के भी बहुत सारे एग्जाम्पल अभी हम आगे देखेंगे। तो इस प्रकार के टुकड़े मिल जाते हैं कि कोई दर्पण है जो कि बाहर से उठा हुआ है, एक दर्पण है कि जो अंदर से दबा हुआ है। तो हम जब छोटे थे तब उस टाइम में हम क्या करते थे, सूर्य से जो प्रकाश किरण आ रही है, सूर्य से जो प्रकाश किरण आ रही है उसको इस प्रकार से दिखाकर इस प्रकार से कागज को गर्म करते थे, है ना, कागज को। और कई बार क्या करते थे, एक बार हमने क्या किया था कि जो माचिस की तीली थी ना, उसको कागज से चिपका के और उस पर फोकस किया था, तो वहां पर क्या फोकस हुआ था, बहुत तेज गर्म लग रहा था यहाँ पर, और गर्म लगने के बाद में कुछ देर बाद माचिस की तीली जलने लगी थी। ठीक है ना, हम मजे भी लेते थे कई बार कि इस प्रकार से फोकस करते थे और हाथ पर वो करते थे, तो हाथ गर्म होने लगता था, बहुत तेजी से चटका लगने लगता था। तो इस प्रकार से हम वहां पर काम करते थे, तो ये फोकस वाला ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अच्छा, सेम इसी प्रकार से यहाँ पर भी घटना होगी। देखना भाई, ये तो पॉलिश वाला भाग है, मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरणें आ रही है, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आ रही है इस प्रकार से। ठीक है,
ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें क्या हो रही है, इस पर आपतित हो रही है। तो आपतित होने के बाद क्या हो रहा है, इसमें परावर्तित होगी, लेकिन वो परावर्तित इस प्रकार से अंदर की ओर नहीं होगी, क्योंकि ये उठा हुआ भाग है। तो उठा हुआ भाग है तो ये परावर्तित होगी, तो ये इस प्रकार से इधर की ओर परावर्तित होगी। ठीक है, ये इधर की ओर परावर्तित हो गई, ये इधर की ओर परावर्तित हो गई, और ये इस प्रकार से इधर की ओर परावर्तित हो गई। ये एक बिंदु पर नहीं मिलेगी। ठीक है, फैल जाएगी इस प्रकार से। इस प्रकार से क्या होगी, फैल जाएगी। तो लेकिन इसके साथ में एक घटना होगी कि जो ये फैलने के बाद, ये फैलने के बाद में क्या होगा कि हमें ऐसा लगेगा कि ये एक बिंदु से आपतित हो रही है, एक बिंदु से आपतित होती हुई प्रतीत हो रही है। ये थोड़ा सा मैंने इस प्रकार से बनाया, इसको सही करेंगे। ये परावर्तन के पश्चात इधर चली गई। ठीक है, परावर्तन के पश्चात ऐसा लगेगा कि हमें ये वाली जो प्रकाश किरण है ये इधर से आपतित परावर्तित हुई है इस प्रकार से, तो इधर से आपकी हुई प्रतीत हो रही है। देखिए इधर से आपतित नहीं आई बात समझ में। देखना यहां पर क्या हो रहा है कि जितने भी मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आ रही है वो क्या हो रही है, परावर्तन के पश्चात मुख्य मतलब फोकस पर यहां पर एकत्रित हो रही है। लेकिन यहां पर क्या होगी, एकत्रित होती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, कैसी प्रतीत होगी, ये प्रकाश किरण इधर से आई, परावर्तन के पश्चात इधर की ओर जा रही है, तो ऐसा लगेगा हमें कि इस बिंदु से होती हुई यहां पर आ रही है। ठीक है, इसकी जो दिशा रहेगी ना, एक निश्चित बिंदु से इस दिशा में अगर इसको अगर हम आगे की ओर बढ़ाए तो ऐसी मिलती हुई प्रतीत होगी। ऐसे ही ये वाली प्रकाश किरण जो है इसको अगर पीछे की ओर बढ़ाए तो इस प्रकार से एक ही बिंदु पर प्रतीत होगी, और इस प्रकार से यहाँ पर। तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको फोकस बोला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ये समझ में आ रहा कि इसका जो फोकस है इस लेंस का, इस दर्पण का, वो फोकस कहां पर है, ये यहाँ पर है। ठीक है, ये यहां से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो इसका फोकस क्या है, ये यहाँ पर है। और इसका अगर फोकस देखो तो मैं इसका फोकस कहां पर है, यहां पर है। सिंपल। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद में फोकस, अब अभिलंब समझते हैं कि अभिलंब क्या होता है, जिसको नॉर्मल बोला जाता है। अभिलंब, अभिलंब या नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल। नॉर्मल के बारे में यहां पर जरूरी नहीं है, लेकिन हम समझ लेते फिर भी। देखना, अगर मान लिया जाए इसका वक्रता केंद्र है, ये वाला दर्पण का वक्रता केंद्र है, ये वाली प्रकाश किरण यहाँ पर आपतित हो रही है और यहां से क्या हो रही है, परावर्तित हो रही है। ठीक है, तो आपतन बिंदु इसका ये हुआ ना भाई, हमने समतल दर्पण में भी तो ऐसे ही पढ़ा था। आपत्य बिंदु मतलब समतल दर्पण में हमने ये पढ़ा था कि प्रकाश किरण कोई इस पर आपतित होती है, तो जिस बिंदु पर आपतित होगी उसको क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु बोलेंगे। तो जिस बिंदु पर वो आपतित हो रही है उसी बिंदु से वो परावर्तित होगी। तो सी को अगर आपतन बिंदु से अगर डैश डैश करके मिला दिया जाए तो ये वाली जो रेखा रहेगी ये क्या कहलाएगी, इसका अभिलंब। इस बिंदु पर क्या कहलाएगा, अभिलंब कहलाएगा। ठीक है, बात समझ में है। तो इसका मतलब यहाँ पर अभिलंब बहुत सारे हैं। देखिए जितनी आपतित किरणें हो रही, इसका अभिलंब क्या होगा, इसको इससे मिला देंगे हम, ये अभिलंब हो गया। इसके लिए अभिलंब क्या होगा, इसको इससे मिला दो तो ये अभिलंब होगा। ये इसके लिए अभिलंब क्या होगा, ये होगा। तो सेम जैसा समतल दर्पण में बात बनी थी ना, अगर मान लीजिए ये आपतित बिंदु है और ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। ठीक है, तो ये अभिलंब से इधर की ओर ये कोण क्या रहेगा, आपतन कोण रहेगा, और ये वाला जो कोण रहेगा अभिलंब के साथ में ये क्या कहलाएगा, परावर्तन कोण कहलाएगा। और यहाँ पर भी आई और आर से इसको प्रदर्शित किया जाता है। इंसिडेंस और ये क्या, रिफ्लेक्ट। ठीक है, तो रिफ्लेक्ट हो रहा तो ये रिफ्लेक्शन कोण एंगल, और ये क्या हो जाएगा, इंसिडेंट एंगल कहलाएगा। क्लियर। अब देखते हैं हम फोकस दूरी क्या होती है। फोकस दूरी